वनस्पति अध्याय 5। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है तथा इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाए जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन और मैंग्रोव और राजस्थान के मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति प्रकार और जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। वनों के प्रकार: उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा, पर्वतीय वन। पांचवा, वेलाचली और अनुवन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिम ढाल पर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह औसत वार्षिक वर्षा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्ण तापमान वन सघन और पत्तों वाले होते हैं जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होते हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों में पत्ते झड़ने, फल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ रोजवुड, मोहनी, एनी, एबिनी हैं। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रित होते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और केल हैं। अंग्रेज भारत में वनों के आर्थिक महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने इसका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इनसे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए जाने लगे। रेल की पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाने से भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी उष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका उपयोग इमारत निर्माण में भरपूर मात्रा में किया। इस तरह संरक्षण को भूलकर भी वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतवर्ष में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर की होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागौन, साल, नीशम, हरी, बहुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। दूसरा, शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ 70 से 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वनों में मिल जाती है। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के मैदानों में यह पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, ऑक्सलवुड इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिण भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन।
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार की घास व झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तरी प्रदेश के अर्धशुष्क शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, रेजड़ी और पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में उष्णकटिबंधीय वनों में टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती के प्रकार वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं में पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ों पर चौड़े पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इस तरह से चिनार और वालंग, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ब्लू पाइप और स्प्रूस 2225 मीटर से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई में कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर पाइन, बर्च, रोडोडेंड्राइन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गुड्डी, भुटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों में की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी भागों में अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकेन आदि पाया जाता है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं: पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। क्योंकि यह श्रृंखला उष्णकटिबंधीय पड़ती हैं और इनकी समुद्री जल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंध प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मंगोलिया, लेरन, सिनकोना, वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मेघाल श्रेणी में भी पाए जाते हैं। वेलांचली और अनूप वन भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख किलोमीटर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केलाउदेव नेशनल पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जलकुक्कुट आवास हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है: दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम में तटीय क्षेत्र के लेगून व अन्य आर्द्र भूमि। दूसरा, राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि। तीसरा, गुजरात, राजस्थान के पूर्व केलाउदेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लेगून चिल्का झील आदि। पांचवा, गंगा के मैदान पर ताज़ा जल वाली कच्छ क्षेत्र।
छठा, ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय की गिरिपथ के कच्छ व अनुप क्षेत्र। सातवां, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ। आठवां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप टापुओं के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लवण कक्ष ज्वारी संकरी घाटी पंख मैदानों और ज्वारनद के तटीय क्षेत्रों में उगती है। इसमें बहुत से लवण न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल और ज्वारी प्रवाह की सक्रिय खाड़ियों के आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करती हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव के 7% हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। ये वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। भारत में वन आवरण। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। उल्लेखनीय है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित होते हैं, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का छुरमुट है और वास्तविक रूप से वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होते हैं, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। किसकी? वन आवरण की। ईस्ट इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% पर सघन वन और 8.75% पर विवृत वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार विभिन्नता पाई जाती है। जहां लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है, वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% वन के अधीन है। 10% से कम वन आवरण वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से है जिनमें 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीप भारत में दादर, नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। शेष उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय, स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त है। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% तक है। भारत में वनों का वितरण तालिका से स्पष्ट होता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, वन आवरण पर 40। मध्यम वन क्षेत्र वाले प्रदेश 20 से 40। कम संकेंद्रण वाले प्रदेश 10 से 20। अति कम वन संकेंद्रण वाले 10। वन और जीवन। असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी का और अस्तित्व है। उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समुदाय के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं का आधार है। साधारणतः यह माना जाता है कि भारत के 593 जिलों में से 188 जनजातीय जिले हैं। ये जनजातीय जिले भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि जनजातीय जिले में वन संपदा के धनी हैं। वनों और जनजातीय समुदाय में घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विषय में इसके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रह करने न समझकर उन्हें वन संरक्षण का भागीदार बनाया जाना चाहिए। वन संरक्षण।
वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें आर्थिक और व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं, अतः कि वनों के संरक्षण के मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश में वन संरक्षण नीति 1952 लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगा, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है। देश में 33% भाग पर वन न लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। दूसरा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। तीसरा, देश के प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण। चौथा, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना, बाढ़ व सूखा नियंत्रण। पांचवा, निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी और वनोपकरण द्वारा वन आवरण का विस्तार। छठा, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा व भोजन उपलब्ध कराना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। सातवां, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन एवं सुरक्षा तथा ऊसर भूमि का वनार्पण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 और 79 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा गया है। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और का प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि और पेड़ पर फसल एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है कि वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल मिट्टी के साथ पटरी, विद्यालय, पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना और इससे वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूमि स्वामी को ही प्राप्त होता है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाता है। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़े, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़ों से भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। वन्य प्राणी अपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के ज्ञात पौधे और प्राणियों की किस्मों में 4-5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिन्हें हमने युगों में संरक्षित किया है। समय के साथ पारिस्थितिक तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं के द्वारा प्रभावित हुए और परिणामस्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई। कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पे हैं। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला, औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन में गति तेज हुई। दूसरा, खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशय इत्यादि के लिए जमीन में वनों को साफ किया गया। तीसरा, स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया। चौथा, पालतू पशुओं के लिए नए चारागाह की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया। पांचवा, रजवाड़ों और संभात वर्ग ने शिकार को घृणा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है।
छठा, जंगलों में आग लगने से वन और वन्य जीव की प्रजातियां नष्ट हुई हैं। यह महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि में कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है और इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया था, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने के लिए संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण प्रावधान है। देश में 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य वन्य प्राणी अभयारण्य है। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफी बड़ा है और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावना निहित है। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को के मानव और जीवमंडल योजना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उसके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही थी। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या को स्तर बनाए रखना, पारिस्थितिक जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखा जा सके। इसमें प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को और शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ निश्चयों आरक्षित क्षेत्रों में शुरू की गई थी और यह 16.339 वर्ग किलोमीटर पर फैली। अब यह योजना 44 कोट बाघ निश्चयों में चल रही है। इसका क्षेत्रफल 36,988.28 वर्ग किलोमीटर है और तथा 17 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की जनसंख्या 2016 में 1,414 से बढ़कर 2010 में 1706 हो गई है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघों की संख्या के स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों और इसकी भोजन कड़ी को बनाए रखा जाए। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कुछ और परियोजना जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जीवमंडल निश्चय आरक्षित विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय परिस्थितिक तंत्र जो यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं। भारत में 18 जीवमंडल निश्चय है परियोजना। इनमें से 10 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय पर मान्यता प्राप्त है। नीलगिरी जीवमंडल निश्चय, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। इस निश्चय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलबूर का सारा वन का ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियाँ शामिल है। इस जीवमंडल का निश्चय कुल क्षेत्र 5,520 वर्ग किलोमीटर है। नीलगिरी वन्य जीवमंडल में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रियाओं द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार सोलास, घास के मैदान, दलदल शामिल है। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियाँ नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नीलगिरी राज्य में हाथी, बाघ, घोर, सांबर, चेतल जानवरों को दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संख्या तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रजातियां भी आवास में स्थित है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य रहने के लिए विख्यात है। यह जीवमंडल की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है
और समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से लेकर 2650 मीटर है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी निश्चय में मिलते हैं। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले के भाग शामिल हैं। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्णमंडी वन पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड, लेटिफोली और ऑर्चिड और रेंडोडेंड्रॉन शामिल है। उस जीव मंडल निश्चय में कई प्रकार के जीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज, काला बाज पाए जाते हैं। यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्यतः खतरा संकटापन्न पौधे प्रजातियों को दवा लेने के लिए इकट्ठा करना, दवा नल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। सुंदर वन जीव मंडल निश्चय यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यह विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ पर मैंग्रोव वन, अनूप और वनाक्षी द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर पर आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों में उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली में शिशुम से आश्रय प्रदान करती है। यह मैंग्रोव से 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। स्वयं को लवली और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाग पानी में तैरते रहते हैं और चीतल भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव वन में हेरी, शिएरा, फोमीज और बेशकीमती इमारती लकड़ी भी पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निश्चय लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल में 21 द्वीप हैं और इन अनेक ज्वारमध्य कुलीन तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणी, अनमुख, मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधे और जीवों की संकटापन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में 6 मैंग्रोव वनस्पतियाँ संकटापन्न हैं। जीवमंडल निश्चय की सूची: नीलगिरी 5520 वर्ग क्षेत्र में 1986 में बना है। वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली, सिरुगुली पहाड़ियाँ यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। नंदा देवी 5860.69 18.0 ये 1998 बना है। चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों में और जिलों के भाग आते हैं और ये उत्तराखंड में है। नौकरेक 1998 बना है, गारो की पहाड़ी का हिस्सा है और मेघालय में स्थित है। मानस 1989 में बना है। कोका राजहार, बोगाईगांव, बरपोटा, नलमंडी, कामरूप और दमोह जिलों में है और असम में आता है। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा फॉस का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल में आता है। मन्नार की खाड़ी 1989 में तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वर द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग है। ग्रेट निकोबार 1989 में बना है। अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप अंडमान द्वीप का द्वीप समूह। सिंपलीपाल ये 1994 में बना है। मयूरभंज जिले के भाग उड़ीसा में स्थित है। डुबरी साइक्रोवा डुब्रीगढ़ और तीन कुसुकिया जिलों के भाग असम में पाया जाता है। सिंपलीफाल मयूरभंज जिले में उड़ीसा में है। डिब्रू साकुरा डिब्रूगढ़ असम में पाया जाता है। देभांग अरुणाचल प्रदेश के सियांग और दिबांग जिलों में पाया जाता है। पचमढ़ी 1999 में बना है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिलों में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कंचनजंगा उत्तर और पश्चिम सिक्किम के भाग में और ये 2000 में बना है। अगस्त्यमलाई 2001 में बना है और केरल के अगस्त्यमलाई पहाड़ियों पर स्थित है। अंचकनाग अमरकंटक 2005 में मध्य प्रदेश के अनूपपुर और दिंडोरी जिलों के भाग और छत्तीसगढ़ बिलासपुर का भाग है। कच्छ 2008 कच्छ का भाग एवं गुजरात के राजकोट, सुंदरनगर और पाटन जिले में है। ठंडा रेगिस्तान 2009 पिन वैली नेशनल पार्क, प्रतिवेश चंद्रताल और सारचू एवं कीबर वन्य प्राणी अभय वन हिमाचल प्रदेश।
शेष अचलम 2010। पूर्वी घाट में शेष असलम की पहाड़ी और आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिलों में के भाग में। पन्ना 2011। मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिले के भाग में है।